वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मईशत का पहिया चलता रहने के लिए और जिस तरह की इक्तिसादी स्टेबिलिटी हम चाहते हैं उसके लिए बड़ा अहम है कि फ्यूल प्राइसेस जो कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला की सबसे बड़ी खपत जिसमें होती है वो हमारा यकीनन हमारा फ्यूल एक्सपेंस है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि विंटर गैस लोड शेडिंग प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह पूरे लोड शेडिंग प्रोविंसेस में होगी, सरप्लस गैस की प्रोडक्शन कहाँ पे मौजूद है, किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इंटरनेशनली इंपोर्ट की जाने वाली जो महंगी LNG है वो इस्तेमाल नहीं करेगी, सारिफीन को, खासतौर पे रेजिडेंशियल सारिफीन को वो नहीं पहुंचाएगी। इसके बारे में आपको बताते चलें कि ये तकरीबन हमारा जो सर्कुलर डेट है यानी जो गर्दिशी हम जिनको कहते हैं कि कर्जे हैं वो तकरीबन 200 बिलियन रुपीस पे पहुंच चुका है, 200 अरब पे पहुंच चुका है जब हम सिर्फ और सिर्फ LNG की बात करते हैं। और ग्लोबल प्राइसेस भी इसकी काफी इस वक्त पीक पे जा रही है। आइए सबसे पहले इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे माहिरीन से इस पे उनका एनालिसिस भी लेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट। नए पाकिस्तान में आए रोज एक नया बहरान। अब मुल्क भर में पैदा हो गया गैस की किल्लत का इम्कान। हुकूमत को LNG फराहम करने के लिए आलमी कंपनियों की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं मिला। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने दिसंबर और जनवरी में 8 LNG कार्गोज की खरीदारी के लिए बोलियां तलब की थी, जिसमें दिसंबर में 4 और जनवरी में 4 कार्गोज खरीदे जाने थे। लेकिन आलमी कंपनियों की जानिब से एक भी बोली नहीं आई। LNG मुआहदे में मजीद ताखीर सर्दियों में गैस की शदीद लोड शेडिंग को जन्म दे सकती है। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड को कोई भी बोली मौसूल नहीं हुई, जिसकी वजह से दुनिया में LNG की बढ़ती हुई तलब हो सकती है। जी जनाब, और 205% इसमें इजाफा भी देखा जा रहा है कि जो बोलियां लग भी रही हैं, जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है। सबसे पहले जी वेलकम करना चाहेंगे इन द शो। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब। आप सोशल पॉलिसी एनालिस्ट हैं और डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर इक़्तिसादियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं मुज़म्मिल असलम साहब। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, किस तरह देख रहे हैं सारिफीन के लिए? ऐसा लग रहा है आने वाला वक्त मुश्किल होगा, लेकिन तमाम सेनेटर्स और पॉलिसी मेकर्स का इस वक्त ख्याल ये है कि इतनी महंगी जो LNG है इसको रेजिडेंशियल सारिफीन को यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए तो बिल्कुल ना दिया जाए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक एनर्जी के बहरान से गुजर रही है। अगर आप यूरोप में देखें तो पिछले एक साल में तकरीबन 500% जो कीमतें जो है गैस की उनमें इजाफा हो चुका है, जिसका बुनियादी सबब यह है कि एक तो जो रशिया से सप्लाई गैसप्रॉम से जाती है वो इंटरप्टेड है और दूसरी जो स्कैंडिनेविया से सप्लाई उनको आती थी वो डिस्टर्प्टेड है। इसी तरह से अगर आप हमसाया मुल्क में देखें इंडिया में, तो वहाँ पे क्योंकि कोयले पे बिजली बनती है तो तकरीबन उनके 1/3 जो पावर प्लांट्स है वहाँ पे इस वक्त कोयले की शदीद शॉर्टेज पैदा हो चुकी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में इसलिए देना चाह रहा था कि ये जो आने वाली सर्दियाँ हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए महंगी एनर्जी का शायद बायस नहीं बनेगी, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज है। और इसी शॉर्टेज की वजह से इस वक्त जो स्पॉट सौदे किए जाते हैं 12 के करीब जो कार्गोज हैं वो माहाना पाकिस्तान में आते हैं, जिसमें से कि PSO के पास 4 जो हैं वो लॉन्ग टर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट उनकी बुनियादों पे आते हैं, 2 स्पॉट पे होते हैं, जबकि पाकिस्तान LNG लिमिटेड जो है वो 4 कार्गोज महीने के स्पॉट रेट का मतलब होता है जो आज का रेट, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लंबे अरसे के लिए मुआहदे किए जा रहे हो। तो इस वक्त क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी तलब इतनी बढ़ चुकी है कि इवन सप्लायर जो हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको कहीं से अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो वो पेनल्टी दे के आपको सप्लाई नहीं देंगे, वो आगे बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहरान जो पैदा हो रहा है। उसका एक जो तोड़ निकाला वो हमाद अजहर साहब का आपने ट्वीट और उनकी स्टेटमेंट देखी होगी गुज़श्ता हफ्ते, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सार्फिन जो कि सर्दियों में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें और उनका पिछले साल से जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंजम्पशन है वो ज्यादा हो, तो वो जो उस इजाफी कंजम्पशन पे उनको एक रिड्यूस्ड रेट जो है वो लिया जाएगा। और इससे शायद दोहरा फायदा होगा। एक तो ये कि जो हमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस पे करना पड़ रहे हैं पावर प्लांट्स को बिजली ना खरीदने के, वो सार्फिन की तरफ रिलीफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि
गैस की इंपोर्ट में बचत हो सके। सही। मुज़म्मिल आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के आबिद साहब ने भी इशारा दिया कि पूरी दुनिया ही इस वक्त ये तवानाई के बहरान से गुजर रही है। लबनान हमारे सामने है जो 1.5 साल पहले स्ट्रगल करता रहा और अब तकरीबन वो एक फेलियर स्टेट की तरफ जा रहा है। किस तरह देख रहे हैं, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम ग्रिड मिक्स की बहुत पहले से भी बात करते रहे हैं। आर वी एफिशिएंटली यूजिंग द फ्यूल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज दैट वी हैव और दैट वी आर एबल टू प्रोक्योर, या आपको लगता है कि हमारी अपनी मैनेजमेंट की ज्यादा खता है इसमें? नहीं, देखें, हमने जो है पिछले 10 साल इस मुल्क में एक ही चीज पे बात की है, वो है एनर्जी। और आपको पता है कि पहले लोड शेडिंग का मसला रहता था, फिर उसके बाद अब जो है उस जो एनर्जी प्लांट्स लग गए हैं उनकी जो है किस तरीके से अदायगियां करनी है, जैसे आपने सर्कुलर डेट की बात की। जो हमारा फेलियर रहा है इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि हमने कभी प्राइसिंग एनर्जी की सही नहीं की, और जब आप किसी चीज की प्राइस सही नहीं करेंगे तो उसका इम्बैलेंस जो है आ जाता है। आज आप अगर देखें, हमारी स्टॉक मार्केट भी जो है इस एनर्जी की जो प्राइसिंग ना करने की वजह से ना सिर्फ जो बिजली बनाने वाली कंपनियां, उसका जो है असर अंदाज तेल की कंपनियों पे आ गया, क्योंकि जो गर्दिशी कर रहे हैं वो तेल की कंपनियों के रोक दिए गए। फिर उसके बाद बैंकों पे उसका असर आ गया। तो हर चीज का जो एक तोड़ होता है ना, वो होती है प्राइसिंग। अभी आप पिछले दिनों देखें, 2 साल पहले पाकिस्तान की ज़राअत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि फार्मर को अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी। अब आपने जैसे ही उनको अच्छी कीमत देना शुरू की तो फसल अच्छी आना शुरू हो गई। तो ये हमें एज अ कौम जो है रियलाइज करना चाहिए। हमारे पॉलिटिशियंस आगे बार बार कहते हैं बिजली बम गिरा दिया, पेट्रोल बम गिरा दिया, गैस बम गिरा दिया। देखें, हम ये सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, और हम इंपोर्ट करते हैं, अगर हम उसकी जो कीमत बाहर से आ रही है वो अपने कंज्यूमर से नहीं लेंगे तो उसका कहीं ना कहीं असर आएगा। मुज़म्मिल, आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ओवर आर्चिंग सिचुएशन जो डेवलप हो रही है, हम उसको समझने की कोशिश करें। आबिद साहब, वापस आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगी। IMF इस वक्त वार्न कर रहा है कि पेंडेमिक के असल असरात जो डेवलपिंग कंट्रीज पे हैं वो अब सामने आएंगे। एनर्जी की ही डिबेट को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त जो ऑटोमोबाइल्स की यानी जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसकी सेल्स में भी हम देख रहे हैं कि बढ़ावा आ रहा है। तो जो बात यहाँ पे अभी मुज़म्मिल कर रहे थे कि प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो लोग कहते हैं कि डिमांड नीचे आती है, गाड़ियों के सिनेरियो में हमें ये नहीं लग रहा। और जब पेट्रोल इतना महंगा है, आम आदमी को तकलीफ हो रही है, तो फिर गाड़ियां कौन खरीद रहे हैं हमारे यहाँ? देखिए सर, इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज तो पाकिस्तान में इनइक्वालिटी और इनइक्विटी जो है वो मौजूद है जी। और जाहिर है कि इस वक्त एक तबका जो स्पेशली जो टॉप 20% जो रिच हैं पाकिस्तान में लोग, वो एनर्जी की कीमतें जो है वो इससे दुगना भी बढ़ जाए, 4 गुना भी बढ़ जाए, तो शायद उनको उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सही। इसी तरीके से जो अपर मिडिल क्लास है उसकी कंजम्पशन डिमांड भी अपनी जगह मौजूद है। तो एक तो ये जो तफावत है, जो अदम मुसावात है इसमें आप मुआशी हालात में, वो एक फैक्टर है कि आप गाड़ियों की डिमांड बढ़ती हुई देख रही हैं। लेकिन जाहिर है कि जो इस वक्त लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास अर्नर्स हैं, इनकम अर्नर्स हैं, उनके लिए वाकईतन जिंदगी मुश्किल है। और यही वजह है कि हुकूमत टारगेटेड सब्सिडीज की बात कर रही है कि उन तक टारगेटेड सब्सिडीज पहुंचाई जाए। दूसरा, अगर आप गाड़ियों के सिलसिले में देखते हैं तो अगर आप आज बुकिंग करवाते हैं और उस पर ऑन या कोर पेमेंट नहीं देते तो आपको कुछ 6 महीने बाद गाड़ी जाके मिलेगी। तो ये जो बुकिंग्स हैं वो तो इस वक्त हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन चूंकि उस हिसाब से नहीं हो रही, तो वो जो गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद है वो अगर आप उसको सिर्फ जो उसकी बुकिंग नंबर्स को देखते हैं तो ये अगले 6-7 साल में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वजाहत मजीद अपने नाजरीन के लिए करना चाहेंगे कि शायद तासुर ये जा रहा है कि हम सिर्फ लग्जरी कार्स की बात कर रहे हैं। 80% तक हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की खरीद में इजाफा हुआ है, जिसमें से 80% ट्रक्स के लिए हैं, और साथ साथ अगर हम बल्कि 80% नहीं 100% ट्रक्स के लिए हैं, 132% जीप्स के लिए हैं, 95% LCVs के लिए हैं, और 12% जो खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए। तो इसमें तो लग रहा है कि काफी इक्विटेबल ग्रोथ पूरे सोसाइटी से हमें नजर आ रही है। क्या कहेंगे आबिद साहब? देखिए, SUVs या जीप्स जो है वो अगेन आपकी छोटी गाड़ी नहीं है जी। इसी तरीके से अगर आप ट्रैक्टर्स को देखें तो ट्रैक्टर्स की तरफ जाहिर है कि वहां पे एक अनोमली नजर आती है कि रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ट्रैक्टर एक ऐसी चीज है जो जिसके नंबर्स ज्यादा बढ़ने चाहिए अगर एग्रीकल्चर की तरफ हम जाएं। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा कि पिछले 2 साल पेंडेमिक के थे, जाहिर है कि लोगों ने उसमें अपनी
جو ڈیمانڈس تھی اس کو کرٹیل کیے رکھا, اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی مور دین ایکسپیکٹڈ ریکوری, اکنامک ریکوری بھی اور ہیلتھ ریکوری بھی, اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ان دونوں چیزوں میں باؤنس بیک کیا پاکستان نے, تو ڈیمانڈ جو ہے وہ اس وقت بڑھ رہی ہے. انرجی کی پرائسز اپنی جگہ ہیں, لیکن انرجی کی پرائسز ہوپ فلی اس ونٹر کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ. تو عابد صاحب کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ دیکھیں ڈیمانڈ, جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ سال 2019-20 بھی ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ ایک پینڈیمک کی وجہ سے جو ہماری سپلائی لاجسٹکس ہیں وہ بہت ڈسٹرب رہی, اس وقت ڈیمانڈ ڈرائیو کر رہی ہے, اور جس طرح اگر یہ سپلائی سائڈ پرابلمز اور رہے تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ اور بڑھے گی کیونکہ سپلائی اپنی طرف سے ڈسٹربڈ ہوگی. اس میں اگر ایک اور سچویشن کو ہم دیکھیں, پھر مزمل آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو IMF کی طرف سے ڈومز ڈے سیناریو ہے کہ ڈیولپنگ اکانومیز کے لیے آنے والے دن اور مہینے بہت مشکل ہوں گے, اس پہ آپ کیا کہیں گے, جبکہ گلوبل اکانومی کا جو انہوں نے پروجیکشن دیا ہے کہ 5.9% سے بڑھے گی اس وقت؟ دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے تو IMF نے جو ہے ہمارے لیے تو کم از کم جو ہے نا تسلی بخش بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ 4% پاکستان کی گروتھ رہے گی, اور جو انفلیشن ہے, جو مہنگائی ہے وہ 8.5%, اور کرنٹ اکاؤنٹ 3.1%, اور ہماری جو ہے وہ کنٹینیوسلی فوکاس کو اوپر کر رہے ہیں. ہماری حکومت کا جو ٹارگٹ ہے, کیونکہ اب میں تو حکومت پاکستان کا ترجمان بھی ہوں فائنانس منسٹری میں, تو ہمارا جو ٹارگٹ تھا 4.8% GDP گروتھ کا, اس کے لیے جو ہم نے تخمینے رکھے تھے, جیسے کپاس کا 8.5 ملین بیلز رکھا تھا, اب اس کا اسٹیمیٹ آ رہا ہے کہ وہ 9.5 ملین بیلز پہ جا رہی ہے, یعنی اوپر جا رہی ہے. چینی ہماری اوپر آ رہی ہے, یعنی شوگر کین کی 100 ملین ٹن کی جو ہے ہماری کراپ آ رہی ہے. تو ہماری جو انشاءاللہ تعالی یہ واپس سے اس دفعہ ایگریکلچر کراپ جو ایگریکلچر سائیکل اتنی اچھی آ رہی ہے, اور جو دنیا میں حالات چینج ہو رہے ہیں اس سے پاکستان کافی بہتر رہے گا. پاکستان میں اب جو ہے اچھا ایک اور اچھی بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم گزشتہ سال سے اس سال دیکھتے ہیں تو تقریباً 79% یعنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ نئی کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہیں, وچ از اے گریٹ سائن. لیکن دوسری طرف کیونکہ آپ ترجمانی کر رہے ہیں وزارت خزانہ کی, تو مزمل یہ سوال بھی بنتا ہے کہ FBR نے ایک نیا بات کی ہے کہ اگر آپ ٹیکس فائلر نہیں ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا جائے گا, فریز کر دیا جائے گا وداؤٹ انٹیمیشن. شبر زیدی صاحب جب چیئرمین تھے تب اس روش کو ختم کیا گیا تھا, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ آرم ٹویسٹنگ بھی ہو سکتی ہے, اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. یہ دوبارہ FBR اس کا اندیا دے رہا ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, جو ہے یہ جو آپ نے بات بتائی نا FBR والی, وہ فائلر نان فائلر کی نہیں ہے. جن کی ٹیکس ڈیمانڈ نکلی ہوئی ہے, جیسے کوئی بڑا کاروباری ادارہ ہے اور اگر اس نے ٹیکس کم بھرا ہوا تھا اور FBR نے اس سے مانگا ہوا تھا, تو وہ دیتے نہیں تھے جب وہ کورٹ اور کیسز وغیرہ اور اس میں ڈیلے کرتے تھے. یہ ان کا ہے کہ اب FBR ان کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ کر لے گا اگر FBR سمجھتا ہے کہ یہ ٹیکس ان کا جائز ہے. لیکن بالکل عابد صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ میجر ہوگا, کیونکہ آلریڈی ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگ ٹیکس دینے سے کتراتے ہیں, اس طرح کی پینلٹی اگر ان پہ لگائی جائے تو کیا اس سے اعتماد اور بھروسہ بڑھے گا اداروں کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ شبر زیدی صاحب نے جو پہلا آرڈر یہ کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ بغیر انٹیمیشن کے یا 24 گھنٹے کا نوٹس دیے بغیر جو جنرل سیلز ٹیکس ان کی طرف ڈیو ہے یا جو ٹیکس اویڈرز ہیں ان کے اکاؤنٹ آپ لنک نہیں کر سکتے, فریز نہیں کر سکتے. اور شوکت ترین صاحب بھی اس کو اپنے انہوں نے پہلی جو تھی اسٹیٹمنٹ ان میں یہی کہا تھا کہ جو FBR ہے اس کو ہراسمنٹ ٹول جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے. ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے کیونکہ بڑے نازک صورتحال ہے اس وقت, کچھ انڈیکیٹرز آپ کے پاس پازیٹیو ہیں لیکن ملی جلی صورتحال ہے. آنے والے دنوں میں انفلیشن کو بڑھتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں, فیول کی گیس کی قلت ہو سکتی ہے. سو وی بیسٹ ہیو ٹو مینج آور ریسورسز. بہت بہت شکریہ عابد صاحب, مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.